कल उसका निकाह था और वो गली में क्रिकेट खेल रही थी। साइमा बेगम तो सर पकड़कर बैठी थी जबकि सिकंदर साहब काम में मसरूफ़ थे। हाइफा अंदर आओ जल्दी। क्यों अम्मी, अभी तो मेरी बारी आई है। वो वहीं से हाँक लगा गई। आ रही हो या जूता उतारूं, मेहंदी वाली आई है। मुझे नहीं लगानी मेहंदी वेहंदी, महजात ने भेजी है, जल्दी आओ। अम्मी, लेकिन माँ के हाथ में जूती देख वो बल्ला फेंकती अंदर आई तेज़ी से और फिर उसे ज़बरदस्ती मेहंदी लगानी पड़ी थी। ये इतने भरकर नहीं लगाए, उसने मेहंदी वाली को बताया। मैम, सर ने हमें डिज़ाइन दिखाए हैं, सारे हम वही लगा रहे हैं, वो बोली तो हाइफा के गाल गुलाबी हुए। फिर पाँव पर भी लगाने लगी तो हाइफा ने मना कर दिया। वो काफ़ी इसरार करती रही कि ये उनके सर का हुक्म था, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही तो उन्हें हार माननी पड़ी। मस्जिद में था निकाह उनका। खाना behzad शाह ने अपने घर रखवाया था कि सिर्फ चंद एक मेहमान थे और कोई नहीं, वो भी सिकंदर साहब की तरफ से। उसकी तरफ से कोई भी नहीं था। हाइफा के भी मेहमान थे, जिसमें शफीक साहब के साथ गली के तमाम बच्चे थे जिनके साथ वो क्रिकेट खेलती थी, और उन बच्चों के ख़ास तौर पर नाम भेजे गए थे behzad शाह को। आखिर उसके होने वाली बीवी के क्रिकेट पार्टनर्स थे वो। behzad तेज़ी से काम करवा रहा था। उसने लॉन पूरा सजाया था। बेशक ये छोटा सा फंक्शन था, लेकिन उसका निकाह था ये। सफ़ीर अभी तक बाहर नहीं आया था। ना behzad ने उसे तंग किया था कि वो काफ़ी थका हुआ था। महा की आंख अपने ऊपर महसूस होते वज़न से खुली थी। उसने आंखें खोली और उठना चाहा, लेकिन मुंह से सिसकी निकली क्योंकि उसके बाल अटके थे बुरी तरह से। उसने आंखें पूरी वाह की तो सीधा सफ़ीर शाह से जा टकराई, जो उसके बेहद नज़दीक सो रहा था, और महा के सारे बाल उसके बाजू के नीचे थे। महा वापस लेट गई और उसे देखने लगी, फिर खुद पर हंस दी। पिछली बार भी उसकी थोड़ी सी करम नवाजी पर उसका दिल हमकने लगा था। उसके हक में अब की बार वो ये गलती नहीं करना चाहते थे कि फिर अजियत उसका मुकद्दर ठहरनी थी। वो छत को घूरती उसके उठने का इंतज़ार करने लगी। वो जानती थी वो थका होगा, ऐसे नहीं उठा सकती थी, लेकिन उसके बाल बुरे तरीके से सफ़ीर शाह के बाजू के नीचे थे। सफ़ीर की आंखें खुलते ही सीधा उससे जा टकराई थी, जो छत को घूर रही थी। वो महा को देखे गया। महा ने खुद पर उसके निगाहों का हिसार महसूस करते भी उसे ना देखा, जो सफ़ीर शाह को किसी तौर हज़म नहीं हुआ था। सफ़ीर शाह ने करवट उसकी तरफ ली तो महा के बाल जो उसके नीचे थे वो खींचे गए, जिससे महा के मुंह से सिसकी बरामद हुई। आई एम सॉरी, सफ़ीर शाह ने तेज़ी से कहते एहतियात से उसके बाल अपने बाजू के नीचे से निकाले। महा झटके से उठ बैठी। इससे पहले कि वो अपनी जगह छोड़ती, सफ़ीर शाह ने उसे वापस खींचते उसकी जगह पर लटाया। क्या मसला है? उसके कुछ ना बोलने पर वो खुद ही इस्तफ़ार करने लगा। महा ने उसे देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। नाराज़ हो? वो न जाने क्यों पूछ बैठा था, जैसे उनके दरमियान सब नॉर्मल हो। क्या हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता है जिसमें हम रूठने और मनाने का काम सर अंजाम देते हों? महा ने तंज़ किया था, जो सफ़ीर शाह को नागवार गुजरा। यही पूछ रहा हूँ कि मसला क्या है? सफ़ीर शाह ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते उसकी आंखों में आंखें गाड़ी। मुझे फ़्रेश होना है, मेरी बात का जवाब दो। किस बात का जवाब? वहाँ ने निगाहें फेर ली। सफ़ीर शाह ये सब उसके साथ करते आया था, लेकिन आज जब वो बेरुखी पर उतर आई थी तो उसे हज़म नहीं हो रहा था। यूनिवर्सिटी से लेट हो जाऊंगी मैं, महा ने उसे होश दिलाया, लेकिन वो सुन ही कहाँ रहा था। सफ़ीर प्लीज़, आखिर में वो नरम लहजे में बोली। सफ़ीर शाह पहले तो पीछे हुआ तो फ़ौरन उठ खड़ी। हालांकि सफ़ीर अब ऐसा अभी हरगिज़ नहीं चाहता था। मेरा नाश्ता बनाओ। वो वॉशरूम में बंद होती कि वो अभी उठ खड़ा हुआ। मुलाजमा बनाती थी नाश्ता, लेकिन आज उसके इस मुतालबे पर वो ठटकी। मैं? बिल्कुल, अब से मेरा नाश्ता, खाना, डिनर सब तुम बनाओगी। मैं मुलाजमा के हाथ का खा खा कर थक गया हूँ, वो कहता अपने कपड़े निकालने लगा। जब उसके कपड़े भी वहीं दिखे जो 2 जोड़े थे, सफ़ीर ने निकालते उसे बेड पर फेंका। ये सारी चीज़ें वापस भिजवा दो, तुम्हारी आज आ जाएंगी। वो संजीदगी से बोला तो महा खामोशी से वॉशरूम में बंद हो गई। वो वहीं बैठा इंतज़ार करने लगा। उसके बाहर आते ही वो फ्रेश होने गया। महा ने बाल सुखाए, जो एक मुश्किल मरहला होता था, और आज तो और भी मुश्किल था क्योंकि सफ़ीर शाह के बाजू ने रही सही कसर पूरी कर दी थी आज। वो तंग आती अब तेज़ी से ब्रश कर रही थी, जिससे उसके बाल काफ़ी टूट रहे थे। सफ़ीर शाह ने बाहर निकलते उसकी हरकत को देखा, फिर चलता उसके पास आया। नज़र नहीं आ रहा, ये क्या कर रही हो? महा ने हैरानगी से उसे देखा तो सफ़ीर शाह ने ब्रश की तरफ इशारा किया, जो उसके बालों से भरा था। मैं लेट हो जाऊंगी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, वो जले दिल से बोली। मैंने तोड़े हैं ये इतने बाल? नहीं, लेकिन अपने इतने बड़े बाजू के नीचे तो लिए थे ना, वो दो बदू बोली तो सफ़ीर शाह के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट आई, जिसे वो छुपा गया। आराम से करो।
اسے قطعاً اس کا اپنے بالوں کے ساتھ یہ سلوک پسند نہیں آیا تھا۔ آخر اس کی پسند بن گئے تھے وہ گھنگھریالے بال۔ وہ واپس الماری کی طرف گیا اور کچھ نکالتا واپس لایا۔ یہ لو، یہ کیا ہے؟ ماں نے اس کے ہاتھ میں کئی نوٹ دیکھتے پوچھا۔ اس کو والٹ میں رکھو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جب بھی چاہیے ہو الماری میں پڑے ہوتے ہیں، وہاں سے نکالو گی، تم سمجھ رہی ہو؟ مجھے اس کی ضرورت محض سفیر شاہ، میرا دماغ مت خراب کرنا صبح صبح۔ اپنا والٹ لاؤ یا بیگ، کچھ بھی۔ ماں نے وہ ویسے نہ پکڑے تو سفیر شاہ نے قدم بڑھائے اور اس کی کمر کو تھامتے گرفت سخت کی۔ میری ذمہ داری ہونا تم۔ ابھی اس رات ہی تو تم نے مجھے احساس دلوایا ہے، تو اب یہ سب ڈرامے کیوں؟ پکڑو انہیں، جو چیز چاہیے ہو وہ مجھے میسج کر دینا روز۔ ماں نے پیسے پکڑ لیے کہ اس کے بغیر وہ شخص اسے رہا نہیں کرنے والا تھا، لیکن وہ پھر بھی دور نہ ہوا تو ماں کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یونیورسٹی کیسی جا رہی ہے؟ وہ یوں ہی تھامے اس سے پوچھ رہا تھا۔ کبھی کبھی ماں کو اس کا یہ پرسکون انداز ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک دوست بنائے ہیں؟ سفیر شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ الجھایا تو ماں نے اسے دیکھا۔ پھر سے خراب ہو جائیں گے۔ وہ روحان سی ہوئی تو سفیر شاہ نے گھورا۔ میں ٹھیک کر دوں گا، لیکن اب تمہارے اتنے بال ٹوٹے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میری بات کا جواب دو۔ ایک ہی دوست بنائی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سفیر شاہ اس کے بالوں کو انگلی پر گھماتا پھر کھولتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ عائزہ۔ اس کے باپ کا نام؟ کیوں؟ ماں نے حیرت سے پوچھا تو سفیر شاہ نے پھر سے گھورا۔ عائزہ مسعود خان۔ ٹھیک ہے۔ سفیر شاہ نے اب اس لڑکی کا پتہ لگوانا تھا، کیونکہ وہ کسی قسم کا نقصان نہیں چاہتا تھا اپنے حق میں۔ مجھے دیر۔ سفیر شاہ پیچھے ہوا تو اپنے بیگ سے کچھ نکالنے لگا جو وہ کل واپسی پر لایا تھا۔ اسے کھولا تو اس میں بیش بہا چیزیں تھیں، سفیر شاہ نے جو کل خریدی تھیں اس کے لیے۔ اس کال کے بعد اس کا دھیان ماہ سے ہٹا ہی نہیں تھا کہ کل اس نے پہلی بار عورتوں کی دکانوں میں قدم رکھتے خریداری کی تھی۔ اس نے ایک ڈبہ نکالا اور اس کے آگے کیا تو ماہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کھولو۔ ماہ نے تھامتے وہ ڈبہ کھولا تو اس میں خوبصورت پینڈنٹ اور اس کے ساتھ کے ایئر رنگز تھے۔ وہ قیمتی پرلز کی بنی چھوٹی سی لائلک رنگ کی تتلی تھی جو اسے بے حد پسند آئی تھی۔ ساتھ ایئر رنگز پر بھی وہی موتی جڑے چھوٹی تتلیاں تھیں۔ اس کی آنکھوں کی ستائش پر سفیر شاہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ ماہ نے ڈبہ بند کیا اور واپس اسے تھما دیا۔ کھول کر پہنو اسے، یہ باقی سب آ کر دیکھنا۔ وہ جیولری اپنی قیمت کا پتہ خود دے رہی تھی، لیکن سفیر شاہ نے اس کے لیے وہ کیوں خریدی تھی جبکہ وہ ہر لمحے اس کی ذات سے انکاری رہا تھا؟ میں یہ نہیں لے سکتی، وہ سر جھکائے بولی۔ سفیر شاہ کا برش تھاما، ہاتھ تھما۔ وہ بال بناتا واپس آیا اور اس کے ہاتھ سے ڈبہ لیتے اس میں سے چیزیں نکالنے لگا۔ پھر اس کے کانوں میں وہ پہنائی۔ ماہ ساکت کھڑی تھی، اسے وہ سب خواب سا معلوم ہوا۔ بیگ میں تمہارے بھائی کے نکاح کا بھی جوڑا ہے، اسے بھی نکالو اور استری کرواؤ۔ آپ کو کیسے میرا سائز پتہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا، لیکن بدلے میں سفیر شاہ نے اسے اور اس کی کمر کو دیکھا تو وہ کان کی لو تک سرخ پڑی۔ اس میں سے بھی باقی چیزیں بھی نکالو، لیکن میرے جانے کے بعد، کیونکہ اس پر تم نے اور بھی سرخ پڑنا ہے، وہ شرارت سے بولا تو ماہ نے سرخ پڑتے حیرت سے اس کے شرارتی انداز کو دیکھا۔ اور کوئی چیز رہتی ہے تو مجھے میسج کر دینا۔ سفیر شاہ نے اس کی طرف دیکھا جو اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بال ہٹاؤ گردن سے۔ جی؟ وہ سر اٹھاتی ہونک بنی بولی تو سفیر شاہ اسے گھور کر رہ گیا۔ پھر اس کے بال پیچھے سے ہٹاتے اس کی گردن میں وہ پینڈنٹ پہنایا۔ ماہ کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھتی تھی جب اس کی انگلیوں کا لمس اسے اپنی گردن پر محسوس ہوا تھا۔ سفیر شاہ پیچھے ہوا اور اپنی تیاری مکمل کرنے لگا، لیکن ماہ وہیں جمی کھڑی رہی۔ سفیر شاہ نے بیگ سے دوسرا ڈبہ نکالا اور کھول کر اس میں سے ایک گھڑی نکالی۔ وہ دونوں ایک جیسی گھڑیاں تھیں، لیکن ایک فیمیل تھی۔ اس نے خود پہنتے ایک ماہ کے ہاتھ میں پہنائی۔ ہوش میں آؤ، لیٹ نہیں ہو رہی ہو اب؟ ماہ سچ میں ہوش میں آئی اور گھڑی دیکھی جہاں وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ اس نے سفیر شاہ کو دیکھا۔ میں چھوڑ دوں گا، چلو۔ ماہ کو یہ سب مکمل ہوتے ہوئے بھی نامکمل سا لگ رہا تھا۔ سفیر شاہ کیوں کر رہا تھا یہ سب؟ وہ ان سب کی عادی نہیں ہونا چاہتے تھے۔ حاجب جا چکا تھا اور وہ سو گئی تھی۔ سکینہ کامران مرزا باہر بیٹھے اپنے بیٹے اور اندر موجود اس لڑکی کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ پھر کھانا بنانے وہ فری کے کمرے سے آوازیں سنتے فوراً اندر گئیں۔ یا خدا! فری کو بستر سے نیچے جھکے ابکائی کرتے دیکھ ان کا دل ہول گیا۔ جلدی سے اسے پانی پلاتے اس کی پیٹ سلائی۔ فری کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ سکینہ بیگم نے اسے دوا دینی چاہیے۔ نہیں، اس نے دوا بھی پھینک دی تھی۔ مت کرو خود پر اتنا ظلم میری بچی۔ وہ صفائی کرتے اس کا چہرہ صاف کرتی اس کا سر گود میں رکھ گئی۔
दवा ले लो मेरी बच्ची। नहीं, वो रो रही थी मुसलसल, उसका बीपी हाई हो गया था। उन्होंने फ़ौरन हाजिब को फ़ोन करके बताया था, अम्मी दवा दें इसे। नहीं ले रही हाजिब, जल्दी आओ, मैं आ रहा हूँ। वो सब काम छोड़ता बाहर की तरफ दौड़ा था घर जाने के लिए। अम्मी, इसका बीपी कुछ नॉर्मल हुआ तो वो उन्हें मुखातिब कर बैठी, जबकि सकीना बेगम तो उसकी अम्मी बुलाने पर ही वारी सदके गई थी। बोलो मेरी जान, मेरी गुड़िया। इन्हें वो मासूम सी बच्ची बेहद पसंद थी। आप मेरी अम्मी है ना? हाँ मेरी जान, आप मेरी बच्ची हो। उसका चेहरा देख रही थी। तो आप क्यों नहीं कहती हाजिब को? क्या कहूँ? मुझसे शादी कर लो। तुम्हें तो इन रिश्तों की बारीकियों का भी नहीं पता है मेरी बच्ची। वो उसको साथ लगाते बोले, अम्मी वो मुझे बेहद पसंद है, मेरा दिल उनके अलावा कुछ नहीं सोचता। वो मेरे हैं बस, उन्हें मेरा ही होना है। वो उनके साथ लगी उन्हें कह रही थी, जबकि हाजिब मिर्ज़ा के कदम आगे उठने से इनकारी हुए थे। उसकी दिमाग की शरेयानें फूली थी और लब एक दूसरे में पेवस्त थे। मोहब्बत ज़बरदस्ती तो नहीं करवाई जाती मेरी गुड़िया। वो उसे समझाने की नीयत से बोली, आप मुझसे प्यार करती हैं अम्मी? बिल्कुल मेरी जान। तो आप अपना हासिब मुझे दे दें, मैं तो मोहब्बत करती हूँ ना उनसे। वो अब भी वहीं अड़ी थी। वो कोई ज़िद्दी बच्चा लगी उन्हें जो अपना खिलौना मांगता है, लेकिन वो तो जीता जागता इंसान मांग रही थी। हाजिब अंदर दाखिल हुआ तो सकीना बेगम ने उसे देखते आंखों से आंसू साफ किए। अम्मी आप कहेंगी ना हाजिब को? वो फिर से बोली थी। हाजिब आगे बढ़ा और उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार नहीं था, लेकिन वो लड़की उसके लम्स को, उसकी खुशबू को पहचानती मकसद दी थी। हाजिब दवा क्यों नहीं ली तुमने? वो सख्ती से बोला। तो आप दे देना। वो आंखें खोलती बोली तो हाजिब मिर्ज़ा के गुस्से का गराफ बढ़ा। अम्मी पानी ला दें, वो बोला तो सकीना बेगम उठकर बाहर चली गई। मुझे सख्ती पर मजबूर नहीं करो फरी, मैं तुम्हारी सोच से बुरा पेश आऊँगा तुमसे। फरी ने आंखें मीच लीं। एक दिन आपको मुझसे मोहब्बत होगी, देख लेना। आपका दिल भी मेरे लिए तड़पेगा और उस दिन मैं आपके पास नहीं होंगे। वो आंखें खोलती हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली, जिसे सुनते उसके दवा निकालते हाथ थमे थे, लेकिन फिर वो मसरूफ़ हो गया। सकीना मिर्ज़ा ने पानी लाते उसे थमाया तो उसने फरी को दवा दी जो उसने आराम से ले ली थी। अम्मी उसे कुछ खिलाया नहीं? नहीं, मैं बनाती हूँ कुछ। अम्मी मुझे वेजिटेबल एक एग खाना है। वो हाजिब को देखती बोली तो उसने लब खींचे कि वो सिर्फ उसे ही बनाना आता था। हाजिब, सकीना बेगम ने उसे देखा। हरगिज़ नहीं अम्मी, मेरी मीटिंग है कुछ देर में, वो कहता बाहर निकलने लगा। मैं बस वही खाऊंगी। उसकी आवाज़ सुनते भी वो बाहर निकल गया तो सकीना बेगम ने गुस्से से उसकी पुश्त को देखा। मेरी गुड़िया, मैं बना देती हूँ आपको कुछ, उन्होंने उसे पचकारा। नहीं अम्मी, मैं इंतज़ार करूँगी, आप मेरे पास ही रहें, वो कहती उनकी गोद में सर छुपा गई। और उसने फिर वाकई कुछ नहीं खाया था। सकीना बेगम के हज़ार दरख्वास्त पर भी वो शाम के 7 वापस आया था और बिना फ्रेश हुए उसके कमरे में गया। अम्मी भूख लगी है, खाना गर्म करें, रोटी बना दें। अच्छा मेरी जान, तुम फ्रेश हो जाओ। परी ने उसकी आवाज़ सुनते करवट बदल ली। ये उसकी नाराज़गी जताने का एक तरीका था। वो दोनों बाहर निकल गए। खाना खाकर अंडा बनाओ उसका हाजिब, वो संजीदगी से बोली। क्या मतलब? उसने कुछ खाया नहीं? वो बेयकीनी से इस्तफार कर बैठा। नहीं, वो कहती उसे बेयकीन छोड़े किचन में चली गई तो वो आंधी तूफान बना उसके कमरे में गया। बच्ची हो छोटी सी, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? हम नौकर हैं तुम्हारे? अम्मी सारा दिन तुम्हारे पीछे ख्वार होती हैं, मुझे ख्वार कर रही हो तुम, किस लिए? क्या लगती हो हमारे? परी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने हाजिब का हाथ अपने बाजू से हटाया जहाँ उसकी सख्त गिरफ्त के निशान पड़ गए थे कि उसकी शर्ट हाफ स्लीव्स थी। खाना खाना है तो अम्मी से बोल दो, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, वो कहता बाहर निकल गया, जबकि अपने पीछे उसे फरी की सिसकियां साफ सुनाई दी थी। उसने दीवार पर हाथ मारते अपना गुस्सा निकाला था, फिर फ्रेश होकर खाना खाया था। हाजिब, अम्मी प्लीज़ आप भी जाकर सो जाएं, वो कहता उनके माथे पर बोसा देता अपने कमरे में चला गया। सफ़ीर शाह ने उसे यूनिवर्सिटी उतारा, खुद कंपनी चला गया क्योंकि इतने दिनों से बेहद अकेला काम कर रहा था और आज वो नहीं आया था क्योंकि वो घर तैयारी कर रहा था। उसने तेज़ी से काम ख़त्म किया कि घर जाते अपने भाई के निकाह की तैयारी भी करनी थी। मिस आयशा संभाल लीजिएगा, वो कहता बाहर निकल गया। ऑफिस के सब वर्कर्स हैरान थे, लेकिन वहाँ कोई किसी की निजी ज़िंदगी पर बात नहीं करता था और ऐसा करने पर सख्ती से बेहसाद शाह की तरफ से पाबंदी आयद की गई थी। दूल्हा कैसे दीवाना ना हुआ है, सफ़ीर शाह ने बेहसाद को देखते कहा जो अपनी निगरानी में वहाँ काम करवा रहा था। हाथ में कॉफ़ी का मग था। सफ़ीर ने पास आते कॉफ़ी का मग पकड़ना चाहा। ये मेरी है, बेहसाद ने हाथ पीछे कर लिया।
ابھی تو بیوی آئی نہیں ہے آپ کی، وہ لڑاکا سی، اور آپ کے تیور ابھی سے بدل گئے ہیں کہ معصوم بھائی کو اپنی کافی کا مگ بھی نہیں دے رہے۔ سفیر دہائی دیتا بولا۔ بہزاد شاہ نے گھور کر اس کے ڈرامے بازی دیکھی۔ میرا کرتا شلوار لے آئے ہو؟ بہزاد نے استفسار کیا۔ ہاں، شہزادے کے لیے خادم نے سب کر دیا ہے، وہ بولا تو بہزاد شاہ مسکرا دیا، پھر اپنا کافی کا مگ اسے پکڑاتے اس کے بال پیار سے بگاڑے۔ اپنے بھی لے آئے ہو کپڑے؟ جی، آخر اصل شہزادہ تو میں ہی ہوں، وہ شرارتاً بولا، اور مہا کے اس کے لیے بھی لے آیا تھا، وہ بولا۔ اچھا چلو جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر کچھ دیر میں کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں، آپ جائیں آرام کریں، میں کرواتا۔ ہرگز نہیں، میرا نکاح ہے، میں سب خود کروں گا، بہزاد نے کہا تو سفیر شاہ مسکراتے اندر بڑھ گیا کہ بہزاد نے اسے تھکاوٹ کی وجہ سے بھیجا تھا، ایسے تو نہیں وہ جان دیتا تھا اپنے بھائی پر۔ وہ اندر داخل ہوا تو مہا اس کا لایا اپنے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی جو انارکلی لمبا شفون کا پاؤں تک سرخ رنگ کا فراق تھا، وہ بے حد خوبصورت تھا، اسے وہ استری کے لیے دینا تھا۔ سفیر شاہ کو دیکھتے اس نے دوسری چیزیں بھی بیگ سے نکال لی چاہی، لیکن اپنی نجی ضروریات کی چیزوں کو دیکھتے فوراً بیگ بند کیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کافی پئیں گے؟ وہ گھبراہٹ میں بولی۔ ہاں لیا، وہ کہتا واش روم میں چلا گیا۔ مہا نے کافی اسے تھمائی اور پھر اس بھرے بیگ کو دیکھا۔ سفیر دھیما لہجہ مروڑتی انگلیاں، بولو اور انگلیوں کو آزادی بخشو، سنجیدہ لہجہ۔ میں یہ سب کیسے لوں گی؟ کیوں؟ جب چیزیں نہیں تھی تو تمہیں مسئلہ تھا، اب دلوا دی ہیں تو یہ مسئلہ ہے کہ کیسے لوں گا، سفیر شاہ نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھاتے کہا۔ آپ سمجھ نہیں رہے، وہ سنجیدہ تھی۔ سمجھاؤ، وہ بھی سنجیدگی سے بولا۔ یہ سب وقتی ہے، میں جانتی ہوں، جیسے وہ سب وقتی تھا جو یہاں سے جانے سے پہلے ہوا تھا۔ وہ اسے اس رات کا حوالہ دے گئی تھی جب وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ کچھ سفیر شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پاس آیا۔ مہا نے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے کہ دیوار سے جا لگے۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ یہ سب قیمتی ہے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے صرف چند ایک ضرورت کی چیزیں۔ سفیر شاہ اس پر جھکا تھا کہ وہ چہرہ موڑ گئی۔ تم نرمی کیے جانے کے قابل نہیں ہو مہا سفیر شاہ۔ سفیر شاہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا اور کہتا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کی پکڑ میں از حد شدت تھی کہ مہا لرز گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سفیر شاہ نے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور دوسرا اس کے بالوں میں پھنسایا۔ وہ اس کی سانسوں کو پیتا اسے پاگل کرنے کے در پر تھا۔ مہا نے اس کی شرٹ کو پکڑتے اس کے جھٹکا دیا اور وہ پیچھے ہوا۔ دونوں کا تنفس برے طریقے سے بگڑا تھا۔ مہا نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خبردار روئی تو عادت ڈال لو ان سب کی، سفیر شاہ نے کہتے اسے دیکھا۔ میری بات سنو مہا، یہ سب میری ذمہ داری ہے، تم میری ذمہ داری ہو اور یہ چیزیں تمہارا حق ہے۔ میں شوہر ہوں تمہارا اور میں بہت اچھے سے یہ واضح کر چکا ہوں کہ تم مجھ سے کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ اپنے دماغ سے ہر طرح کے خناس کو نکال دو، وہ کہتا دور ہوا۔ مہا نے باہر نکلنا چاہا۔ دوپٹہ اتارنے کی اجازت صرف میرے سامنے ہے، باہر مجھے دوپٹے کے بغیر نظر نہ آنا کبھی۔ سفیر شاہ کی گمگھیر آواز گونجی تو مہا کے قدم واپس مڑے اور واش روم میں بند ہو گئے۔ سفیر شاہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر پھر سے کام کرنے لگا، جبکہ مہا نکلتے ہی بیڈ پر لیٹتی سو گئی تھی کہ کھانا وہ پہلے کھا چکی تھی، ملازمہ کو وہ کپڑے دے چکی تھی اپنے۔ اگلی صبح خوبصورت تھی، ان کا پورا گھر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی کہ ملازم بھی سب بہزاد شاہ کے نکاح کے لیے آج تیار گھوم رہے تھے کہ بہزاد شاہ کی طرف کے مہمان وہی تھے، لیکن انہیں سختی سے منع کیا گیا تھا کہ یہ بات اس گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جائے گی۔ ماہ کو سفیر نے اٹھایا اور خود کام دیکھنے کی نیت سے باہر نکل گیا۔ اس نے تیزی سے ناشتہ کیا اور تیار ہونے لگی، جبکہ سفیر بہزاد کے کمرے میں گیا تھا۔ بھائی، بہزاد شاہ نے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھیں اس کی۔ بھائی، وہ تڑپ کر بہزاد کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ آج امی، بابا اور فری ہوتے تو وہ بول کر خاموش ہو گیا تو سیفی نے اپنا سر اس کے گھٹنے پر رکھا۔ ہم بھولے نہیں ہیں بھائی، بدلہ ضرور لیں گے، امی سے کیے عہد نہیں توڑیں گے ہم، سفیر شاہ بولا تو بہزاد نے اس کا ماتھا چوما کہ ایک دونوں کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اچھا چلیں تیار ہو جائیں، پھر نہ کہیے گا کہ آپ کے نکاح کے دن بھی میں ہی حسین نہ کیا۔ کئی لمحوں بعد سفیر شاہ ماحول کو خوشگوار کرنے کی نیت سے گویا ہوا۔ بہزاد مسکرا دیا۔ تیاری مکمل تھی، انہیں نکلنا تھا بس۔ سفیر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا جبکہ بہزاد تیار سا کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ آنکھیں چمک رہی تھیں حصول کی چمک سے، دل شاد تھا، دھڑکنیں معمول سے بڑھ کر تھیں کہ آج وہ اس صنف نازک کو خود پر حلال کر لیتا جس کے بغیر اب جینا ممکن نہ تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا باہر نکلنے لگا، جیب میں موجود فون تھڑ تھڑایا۔ اس نے کال یس کرتے کان سے فون لگایا، لیکن مخالف سمت کی بات سنتے ہی وہ اندھا دھند بھاگا تھا باہر کی طرف۔
किसी को भी बताए बगैर। हाँ, उसकी बहन की खबर थी, उसे स्टेशन पर देखा गया था। बहसात के लोग नहीं जानते थे कि वो उसकी बहन थी भी या नहीं, या सिर्फ मुशाबहत रखती थी, लेकिन उन्होंने बताना अपना हक समझा था। हाइफा का दिल तेज़ी से धड़क रहा था कि घर में शोर था, हर कोई अपनी तैयारी में मगन था। सब बच्चे भी आ गए थे, जबकि उन लड़कियों के हाथ महारत से उसके चेहरे पर चल रहे थे जिन्हें बेहज़ाद शाह ने भेजा था। प्लीज़ हल्का हल्का करें, वो रूहान सी होती बार बार उन्हें कह रही थी, जो बेचारी पहले ही सब डर कर उसके चेहरे पर लगा रही थी। ये हिजाब आज भी लेंगी आप? उसकी तैयारी पर तनकीन निगाह डालते उनमें से एक ने इस्तफार किया। जी। जब आपकी सारी लुक ख़राब हो जाएगी, आज के दिन रहने दें। जब सारी ज़िंदगी करना है तो इतने ख़ास दिन पर कैसे छोड़ दो? हाइफा बोली तो वो खामोश होगी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। उसके सुर्ख लिपस्टिक को आखिरी बार लगाते वो पीछे हटते तनकीदी निगाह उस पर डालती बोली तो वो चमक गई। अब behzad सर से एक्स्ट्रा पैसे मांगने तो बनते हैं। वो शरारत से बोली तो behzad के नाम पर हाइफा की हथेलियाँ नम हुई। वो दोनों जा चुकी थी जबकि हसन उसके पास आ बैठा। अपिया, वो नम लहजे में बोला तो हाइफा ने फ़ौरन से उसका चेहरा थामा। हसन, अपिया की जान क्या हुआ? अपिया, आप चली जाओगी? वो बोला तो हाइफा की आंखें भी नम हुई। अभी थोड़ी जा रही है हमारी बेटी। सिकंदर साहब ने अंदर आते उसे साथ लगाते उसका माथा चूमा। वो लगी इतनी हसीन रही थी। साइमा बेगम ने भी आते ही उसकी नज़र उतारी थी। बाबा, आप आज behzad को बता देना कि वो यहाँ आएंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। वो नम लहजे में बोली तो सिकंदर साहब का कहका गूंजा। बाबा जान, वो नाराज़ हुई। अच्छा अच्छा, ये फरमाइश आप खुद ही रख लेना उसके सामने। वो बोले तो हाइफा उनके सीने पर सर रख गई। बेगम, वापसी पर भी हाइफा की नज़र उतार दीजिएगा। ठीक है, अब चले, देर हो रही है। वो सब मस्जिद के लिए निकल गए थे। सफ़ीर शाह ने माहा को देखा जो उसी सुर्ख फराक में बिना मेकअप के परेशान सी खड़ी थी। क्या हुआ? वो तैयार होता, उसके साथ जाकर परफ्यूम खुद पर छिड़कता, उस पर भी छिड़क गया। मुझे मेकअप नहीं करना आता। वो रूहान सी हुई तो सफ़ीर शाह ने संजीदगी से उसे देखा। बस लिपस्टिक लगा लो, सफ़ीर ने अपनी तरफ से हल बताया। वो भी नहीं है, वो बोली तो सफ़ीर शाह को खुद पर गुस्सा भी आया और तरस भी, क्योंकि मेकअप के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था। चलो, कहाँ? वो पूछती रही लेकिन सफ़ीर उसका हाथ पकड़े उसे बाहर ले गया। भाई कहाँ है? उसने फिरोज़ा से पूछा। मालूम नहीं सर, शायद निकल गए हैं। ठीक है, हम भी सीधा वहीं जाएंगे, आप सब भी पहुँचे, गार्ड्स यहीं रहेंगे। ओके सफ़ीर, हम कहाँ? लेकिन सफ़ीर शाह ने उसे घूरते गाड़ी तेज़ी से दौड़ाई और सैलून के सामने रोकते उसे नीचे उतारा। चलो, फिर उसे वैसे ही हाथ से पकड़ते अपने साथ अंदर लाया और उन्हें ताकीद करने लगा तो वो उनके साथ अंदर चली गई। उसने बाहर निकलते behzad को फ़ोन किया जो उठाया नहीं गया था। और कितना वक्त दरकार है? वो 20 मिनट बाद अंदर गया। सर आप बैठ जाएं, बस 5 मिनट। ब्लिंक करें आप ये इतनी देर तक? उसने वहाँ मौजूद लड़कियाँ जो उसे घूर रही थी उनसे तंग आते कहा। काउंटर से मुड़ते निगाह सीधा उससे जा टकराई थी जो बाहर आई थी। सुर्ख पाँव को छूता अनारकली फ्रॉक दुपट्टा गले में पड़ा था, बालों का जूड़ा बनाया था और आगे से लिटे यूं ही आज़ाद छोड़ी गई थी। पाँव में मुकीद खुसे और हाथों में उसकी दी खड़ी, चेहरे पर हुआ मेकअप और लाइट न्यूड लिपस्टिक। वो ठटक गया था। उसके यूं तकने पर सबने उसकी नज़रों के तकाब में उस लड़की को देखा था। फिर सब दबी दबी हंसी हंसते तो वो होश में आया। चले, माहा ने पास आते पूछा। सुने, सफ़ीर ने पास खड़ी लड़की को मतवज्जा किया। जी, ये इनकी लिपस्टिक बदल दे। वो बोला तो माहा ने हैरत से उसे देखा। सर इसके साथ यही अच्छी, आपको जो कहा है वो करे, रेड लगा दे। वो बोला तो लड़की ने सर हिलाया। सफ़ीर नहीं, माहा ने कहना चाहा लेकिन वो घूर कर उसे खामोश करवा गया। फिर लिपस्टिक लगते ही वो उसे लिए बाहर आया। माहा ने टिशू निकालते लिपस्टिक हल्की करनी चाहिए तो सफ़ीर ने उसके हाथ से टिशू पकड़ लिया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? सख्त लहजा। सफ़ीर, ये ओवर लग रही है। मेरा निकाह नहीं है, मुझे यही अच्छी लग रही है। वो बोला तो महक का दिल धड़का। उसके बाद उसने उसे हटाने की कोशिश नहीं की थी। वो दोनों पहुंच गए थे। उफ, लड़ाका लड़की, आज तो पहचानी ही नहीं जा रही आप। सफ़ीर शाह और माहा के पास उस पहुंचते वो मुखातिब हुआ। महत उसका ये अंदाज़ देखकर हैरान थी। फिर गहरा सांस भर के, वो उसकी तरह सबसे नफरत थोड़ी करता था। उसकी आंखों के किनारे भीगे। ये लड़ाका किसको बोला है आपने? हाइफा ने कड़े तेवरों से पूछा था। सफ़ीर शाह परेशान हुआ था क्योंकि behzad वहाँ मौजूद नहीं था। आपको और किसको?
वो बोला उससे पहले वो कोई जवाब देती सिकंदर साहब तेज़ी से अंदर आए थे। बेटा behज़ाद कहाँ है? अंकल परेशान नहीं हो, भाई आते होंगे, वो कहता तेज़ी से फ़ोन निकालता बाहर निकला। उसने अनगिनत कॉल्स की थी behज़ाद को जो उठाई नहीं गई थी। वो परेशान था बेहद। मेहमान आ चुके थे और मौलवी साहब भी जिन्होंने दूसरी बार निकाह का पैगाम भिजवाया था कि कुछ देर में जुम्मा शुरू हो जाता, उन्हें वापस जाना था। वो मुसलसल फ़ोन कर रहा था। सिकंदर साहब और साइमा बेगम की सांसें अटकी थीं। हसन क्या हो रहा है बाहर? हाइफा ने डरते दिल से पूछा। माहा भी साथ ही मौजूद थी। अब या behज़ाद बाही नहीं आए अभी तक, ना फ़ोन उठा रहे हैं किसी का। वो बोला तो हाइफा के दिल की धड़कनें सुस्त पड़ी। माहा फ़ौरन सफ़ीर की खोज में बाहर निकली थी। शाह क्या हुआ? भाई फ़ोन नहीं उठा रहे। सिकंदर साहब भी वहीं आ पहुँचे थे। कहाँ है behज़ाद? आ क्यों नहीं रहा? सब पूछ रहे हैं। वो संजीदगी से बोले थे। उनका लहजा असद फ़िक्रमंद था कि बेटी के बाप थे। मैं देकर आता हूँ भाई को। उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा था। हाइफा भी खिड़की के पास खड़ी मुतवज्जो हुई। भाई कहाँ है आप? सफ़ीर शाह तेज़ी से बोला था। सैफ़ी behज़ाद की नम आवाज़ गूंजी तो सफ़ीर शाह का चेहरा सफ़ेद पड़ा। भाई सब ठीक है, आप कहाँ हैं? भाई बताएं, वो बोला। साथ ही सिकंदर साहब के कहने पर फ़ोन स्पीकर पर डाला। बरखुरदार कहाँ हो? सिकंदर साहब की आवाज़ गूंजी तो मुखालिफ सिमत खामोशी छा गई। अंकल हम कुछ देर तख़ीर, वो बोला तो सब कुछ सांप सूंघ गया। हाइफा की आंखों से आंसू बह निकले। फ़ोन दे, वो बोली तो लहजा सख्त था। सबने खिड़की के पास उसे खड़े देखा। सफ़ीर शाह ने फ़ोन खिड़की की बनी सलाखों से उसे पकड़ाया तो हाइफा ने किसी से देखे बगैर खिड़की बंद की। आवाज़ें ख़त्म हुई थी। अगर आप 20 मिनट में यहाँ ना हुए behज़ाद शाह तो भूल जाइएगा कि ये निकाह कभी होगा। वो सर्द आवाज़ में धाड़ी थी। आपकी कोई भी मजबूरी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने निकाह का कहा था। अपने अल्फाज से हटने वाले मर्द मर्द नहीं होते। मेरा बाप पिछले 1.5 घंटे से लोगों को जवाब दे रहा है। मेरे बाप के नाम पर आँच आई तो मैं भूल जाऊंगी सब। 20 मिनट हैं आपके पास, वो कहती काल काटती लंबे सांस भरने लगी। सकीना वापस उसी कमरे में गई। फरी फिर से कनूदगी में जा चुकी थी। हासब अपना काम कर रहा था। उसे जल्द से जल्द पता लगवाना था फरी के बारे में सब। क्या वो वाकई उसे भेजना चाहता था? उसके दिल में सवाल जागा था। वो चाहकर भी उस सवाल का जवाब ना दे पाया और सिगरेट सुलगाते बाहर निकल गया। किचन की लाइट चली देखते उसने घड़ी को देखा जो 12 बजा रही थी। सकीना बेगम के ख्याल से वो फ़ौरन अंदर गया लेकिन दहलीज पर ही रुक गया। सामने ही वो मेज़ पर बैठी रोते हुए सेब खा रही थी और ये मंजर देखते हाजिब मिर्ज़ा तड़प ही तो गया था। फ़ौरन से आगे बढ़ा। फरी भूख लगी है, जवाब नदार था। फरी मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हासब ने उसे खड़ा करते अब की बार नरमी से पूछा। मैं तो आपकी कुछ नहीं लगती तो मुझसे मुखातिब क्यों है? मेरी फ़िक्र नहीं करे, मैं मर भी। बकवास नहीं। हासब ने उसके बाजू को देखा जहाँ उसकी गिरफ्त के निशान अब भी थे। उसने ना चाहते हुए भी अपनी उंगली के पोरों से वो जगह सहलाई। क्या खाना है? कुछ भी नहीं, फरी ने कहकर जाना चाहा कि हासिब ने उसे शेल्फ पर बिठाया और फिर 2 अंडे निकालता सब्जियां निकाली और तेज़ी से काटते हल्के से ऑयल में उसके अंडे बनाए। ब्रेड लूँगी, उसने हासिब को फ्रिज से आटा निकाल कर देख कहा लेकिन उसे फ़र्क ना पड़ा क्योंकि वो सुबह से भूखी थी। हासिब ने अपनी ट्रेनिंग में ही ये सब सीखा था। उसने रोटी बनाते उसके सामने रखी। खिलाएं, एक और फरमाइश तैयार। हासिब ने सर निगाह से उसे घूरा लेकिन बदले में वो खूबसूरत सा मुस्कुराई थी। बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट के उसके गड़े भी झलक दिखाकर मासूम पड़े। उसने नवाला तोड़ते उसके आगे किया और उसे खिलाने लगा। हासिब बोलो, मुझे फ़ोन दे अपना। क्यों दें तो? हाजिब ने गहरा सांस भरा और फ़ोन निकाल कर उसे दिया कि इस वक्त किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था वो, वरना वो खाना छोड़ देती और सुबह से भूखी थी और ये बात उसे मज़ीद गुस्सा दिला रही थी। उससे लाख खलवाते फरी ने स्नैपचैट खोला और मुख्तलिफ फ़िल्टर्स में अपनी तस्वीरें बनाने लगी। उसकी खिलखिलाहटें अरूज पर थी और हासिब मिर्ज़ा की खामोशी। सकीना बेगम बाहर से ही उन्हें देख कर जा चुकी थी। उफ़ हासिब, उसने हासिब की भी कई तस्वीरें ले डाली। आप बहुत प्यारे हैं हासिब, उसने कहते नवाले के लिए मुंह खोला लेकिन हासिब तो अब तक इसके जुमले में अटका था। ये जुमला उसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी सनफ़े नाजुक से सुनने को मिला था। वो ठटक गया था लेकिन अब संजीदगी और ज़्यादा बढ़ गई थी। फरी ने उसका पासवर्ड बदलते अपने नाम का रखा था। वो सब देख रहा था लेकिन खामोश था। बस फरी ने उसका फ़ोन रखा और नवाला पीछे किया। ख़त्म करो इसे, वो सर से लहजे में बोला तो फरी खामोशी से खाने लगी कि वो बस हाजिब मिर्ज़ा के काबू में आती थी और उसकी बात मानती थी। खाना खाते वो भी वहीं बैठी रही थी जबकि हाजिब ने बर्तन धोते वापस रखे। जाओ सो जाओ। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं आपके साथ आ जाऊँ? हरगिज़ नहीं।
वो बारीकियों को नहीं समझती थी, लेकिन हाजिम मिर्ज़ा अच्छे से समझता था। यही वजह थी कि उसके कमरे में फ़री को जाने की इजाज़त नहीं थी। कल रिदा वापस आ जाएगी ना हाजिर, उसने टीवी चलाते कहा तो वो भी वहीं बैठ गया कि उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। वो फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। बेसात तेज़ी से स्टेशन गया था, लेकिन वो अफरा तफरी में गलत स्टेशन पहुंच गया था। खुद को ज़ेरे लब गाली देते उसने 10 बार स्टीयरिंग पर हाथ मारा था। उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था, लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो भूल गया था कि उसका निकाह था। वो वक्त तेज़ी से आगे बढ़ा था। वो स्टेशन पहुँचता ही दौड़ा था। उसके लोग चारों तरफ स्टेशन पर फैल गए थे। उसके पास तो कोई अपनी फ़री की तस्वीर भी ना थी। न जाने वो सालों बाद अब कैसी दिखती होगी। हाँ, बचपन की तस्वीर बेहद थी, जो हम वक्त उसके वॉलेट में भी मौजूद रहती थी। वो पागलों की तरह यहाँ से वहाँ घूम रहा था। सफ़ीर की कॉल आते उसे सब याद आ गया था। याद तो शायद उसे पहले भी था, लेकिन उसने निकाह पर अपनी जान अपनी बहन फ़री को फोके दी थी। उसने सफ़ीर की आवाज़ सुनते ही अपने लहजे पर काबू पाना चाहा था, जिसमें वो नाकाम हुआ था। लेकिन सिकंदर साहब की आवाज़ सुनते उसने तख़ीर का कहना चाहा था, जबकि हाइफा के हाथों में फ़ोन चला गया था। अगर आप 20 मिनट में यहाँ ना हुए तो बेहज़ाद शाह भूल जाइएगा कि ये निकाह कभी होगा। वो सर्द आवाज़ में ठाड़ी थी। आपकी कोई भी मजबूरी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने निकाह का कहा था, अपने अल्फाज से हटने वाले मर्द मर्द नहीं होते। मेरा बाप पिछले 1.5 घंटे से लोगों को जवाब दे रहा है। मेरे बाप के नाम पर आँच आई तो मैं भूल जाऊँगी सब। 20 मिनट आपके पास। वो खामोश रहा था। वो कॉल काट गई थी। सर, वो मिल गई हैं, उसके आदमी ने बताया। तो वो धड़कते दिल से उसकी सिमत किया। फ़री, इस लड़की की पुश्त को देखते ही वो मुखातिब कर बैठा, लेकिन बालों से ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो उसकी फ़री नहीं है। फिर भी महूम सी उम्मीद थी, उसका नाम पुकारा। मेरा रास्ता छोड़े, मुझे जाने दे, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। वो लड़की रोते बोली और मुड़ते बेहसाद को देखा। बेहज़ाद के दिल पर बोझ आ पड़ा। वो उसकी फ़री नहीं थी, हरगिज़ नहीं। मैं कोई फ़री नहीं हूँ, पागल हो गए हैं आप लोग। रुखसार है मेरा नाम, मेरी ट्रेन। रास्ता छोड़ो, बेहज़ाद ने कहा तो सब ने रास्ता छोड़ दिया। वो बाद में उनकी खबर लेने का सोचता वापस गाड़ी की तरफ भागा था, फिर तेज़ी से मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। उसे 20 मिनट में पहुँचना था।